हाय ऑल, वेलकम बैक। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कॉम्पोजिशन स्कीम। तो अभी तक हमने जो देखा, रजिस्ट्रेशन में फ्रेंड्स, जो रजिस्ट्रेशन होते हैं उसमें अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो था नॉर्मल स्कीम। नॉर्मल स्कीम, इसके अलावा होता है कॉम्पोजिशन स्कीम, और एक होता है ऑप्शन टू पे टैक्स एट कंसेशनल रेट। जो नॉर्मल स्कीम होती है उसमें आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो, आउटपुट टैक्स कलेक्ट कर सकते हो। जो कॉम्पोजिशन स्कीम होती है वो क्या है? इफ योर टर्नओवर is less than 1.5 crore, 75 lakh for 8 states। ठीक है, अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे है तो आप किस स्कीम के लिए ऑप्ट कर सकते हो? कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट कर सकते हो। और इस स्कीम में do not collect output tax, or I can say cannot collect output tax, cannot avail input tax credit। मतलब अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, और कुछ स्टेट्स में ये लिमिट क्या है, 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में, टोटल 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है, लेकिन उनमें से 8 स्टेट में ये लिमिट क्या है, 75 लैक्स। अगर आपका टर्नओवर इस लिमिट से कम है तो आप किस स्कीम के लिए ऑप्ट कर सकते हैं? कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। और इस स्कीम में आपको ना ही किसी से आउटपुट टैक्स कलेक्ट करना है और ना ही इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है। आपको जस्ट आपका जो टर्नओवर है, ठीक है, जो आपका टर्नओवर है, पे स्पेसिफाइड रेट ऑफ टैक्स ऑन टर्नओवर इन अ स्टेट to the government। ठीक है फ्रेंड्स, तो बेसिकली जो कॉम्पोजिशन स्कीम है वो है स्मॉल बिजनेस, जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं उनके लिए है, जिनका टर्नओवर क्या है, 1.5 करोड़ से नीचे है, और 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में उसकी लिमिट क्या है, 75 लैक्स। ठीक है, तो आपका अगर टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे है तो किस स्कीम के लिए ऑप्ट कर सकते हैं? कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए। और इस स्कीम में ना ही आप आउटपुट टैक्स किसी से कलेक्ट करेंगे, ना ही आप इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करेंगे, और आपके टर्नओवर पे स्पेसिफाइड रेट ऑफ टैक्स, मतलब स्पेसिफाइड रेट है फ्रेंड्स 1%। आपके टर्नओवर का 1% टैक्स आपको किसको पे करना है? गवर्नमेंट को पे करना है। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। आपने गुड्स परचेज किए 100 रुपीज के, उस पे 18% जीएसटी भरा। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आई एम टेकिंग जीएसटी। ठीक है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी में बाइफरकेट नहीं कर रहा हूं। 18%, तो आपका इनवॉइस का टोटल हुआ 118। आपने गुड्स को सेल किया 200 रुपीज में। अब ये जो 200 रुपीज है, इस पे आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आप किस में रजिस्टर्ड है? यू आर रजिस्टर्ड अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। अच्छा, ऐसा। फिर
फिर ये जो जीएसटी है, आपने जो 118 में जो 100 पे जो 18 रुपए टैक्स पे किया, इसका आप क्या नहीं ले सकते, आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। मतलब आपको ये इनडायरेक्टली गुड्स आपको कितने में पड़े, 118 में। समझ आ रहा है फ्रेंड्स? ठीक है। अब आपके लिए कौन सी स्कीम बेनिफिशियल है ये कैसे पता पड़ेगा? एक है बंदा नॉर्मल स्कीम वाला, एक है कॉम्पोजिशन स्कीम वाला। अगर मैं नॉर्मल स्कीम में हूं तो मैंने अगर गुड्स 100 प्लस 18% टैक्स में परचेस किए तो मुझे ये गुड्स कितने के पड़े, मुझे 100 के पड़े, क्योंकि इस 18% मतलब जो 18 रुपीज मैंने टैक्स भरा, इसका तो मैं क्या ले लूंगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट, और मेरी जेब से कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स यही तो होता है, आउटपुट टैक्स पे टैक्स कलेक्ट करो, इनपुट टैक्स क्रेडिट माइनस करो, बाकी का टैक्स गवर्नमेंट को पे कर दो, और इनडायरेक्ट टैक्स में हमारी जेब से कुछ भी नहीं जाता है, जो जाता है कंज्यूमर की जेब से जाता है, जिसने हमसे गुड्स परचेज किए। फाइन, बेसिक याद है ना इनडायरेक्ट टैक्स का। कॉम्पोजिशन स्कीम में अगर आप कोई गुड्स 100 प्लस टैक्स के खरीदते हो तो आपको वो गुड्स पड़ते हैं 118 रुपए के, क्योंकि इस 18 रुपए का आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। समझ आ रहा है फ्रेंड्स? ये हुआ एक सिनारियो। अब अगर जो नॉर्मल स्कीम वाला बंदा है, मान लेते हैं मिस्टर ए, और जो कॉम्पोजिशन स्कीम वाला बंदा है उसका नाम है मिस्टर बी, दोनों को कितना प्रॉफिट चाहिए, 100 रुपीज प्रॉफिट चाहिए। तो 100 रुपीज प्रॉफिट लेने के लिए मिस्टर ए गुड्स कितने में सेल करेगा, 200 में। ठीक है, क्योंकि 18% का तो उसको क्या मिल जाएगा, क्रेडिट। तो सपोज उसने 200 प्लस जीएसटी कितना, 18%, मतलब 36 रुपीज, वो गुड्स कितने में सेल करेगा, 236 में। तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ, 200 माइनस 100, वो उसका क्या हो गया, 100 रुपीज प्रॉफिट। अगर मिस्टर बी को गुड्स 100 रुपीज प्रॉफिट लगा के सेल करने, तो वो कितने में बेचेगा, मिस्टर बी को गुड्स पड़े 118 में प्लस 100 रुपीज प्रॉफिट, तो वो बेचेगा 218 में। अब हम ये क्यों समझ रहे हैं, हम इसलिए समझ रहे हैं कि हम डिसाइड कर सकें कि हमारे लिए कौन सी स्कीम बेनिफिशियल होगी। ठीक है, अब मेरे पास अगर कोई कस्टमर आता है, ठीक है, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, फाइन, आपका एक रिटेल शॉप है और आपके पास जितने भी कस्टमर्स आते हैं वो कौन होंगे, फाइनल कंज्यूमर्स, है ना। कोई दाल ले जा रहा है, कोई चावल ले जा रहा है, कोई बिस्किट्स ले जा रहा है ना, रिटेल में। तो उसको कौन से गुड्स सस्ते पड़ेंगे, 236 वाले या 218 वाले? ऑब्वियसली उसको जो गुड्स 218 में पड़ेंगे वो सस्ते मिलेंगे उसको। फाइन, और जो बंदा रजिस्टर्ड है, मतलब मैं मैन्युफैक्चरर हूं, मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स, मेरे पास जितने भी कस्टमर्स आते हैं होलसेलर्स, वो क्या है, वो सारे के सारे जीएसटी में रजिस्टर्ड है। तो उनको कौन से गुड्स सस्ते पड़ेंगे, ये 236 वाले के 218 वाले? उनको 236 वाले गुड्स सस्ते पड़ेंगे फ्रेंड्स। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि उनको गुड्स पड़ेंगे 200 प्लस टैक्स 236 में, और ये जो टैक्स है उसका वो जो होलसेलर है जो मेरे पास आए रजिस्टर्ड, वो क्या ले लेंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट। जबकि हमारे जो बी वाला केस है, उस केस में जो मेरे पास रिटेलर्स, मैं रिटेलर हूं तो मेरे पास जो कस्टमर्स आते हैं वो फाइनल कंज्यूमर्स है, वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो क्या वो आईटीसी ले सकते हैं, वो आईटीसी नहीं ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें रजिस्ट्रेशन नॉर्मल स्कीम में लेना चाहिए या कॉम्पोजिशन स्कीम में लेना चाहिए, ये किस चीज पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि हमारे फाइनल कंज्यूमर्स कौन से हैं। अगर जो बंदा मुझसे खरीद रहा है गुड्स, मेरे मैक्सिमम कंज्यूमर्स रजिस्टर्ड हैं, है ना, बिजनेस करते हैं, तो मैं नॉर्मल स्कीम में रहूं वो बेटर है, क्योंकि वो क्या ले पाएंगे, जीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट। और मेरे अगर सारे जितने भी कंज्यूमर हैं वो फाइनल कंज्यूमर्स हैं, है ना, हाउस होल्ड यूज के लिए गुड्स ले जाते हैं, पर्सनल यूज के लिए ले जाते हैं। फाइन, तो अगर मैं कॉम्पोजिशन स्कीम में रहूंगा तो उनके लिए क्या रहेगा, बेटर रहेगा, क्योंकि उनको गुड्स सस्ते पड़ेंगे। समझ आ रहा है फ्रेंड्स? ठीक है, लेकिन मैं कॉम्पोजिशन स्कीम कब तक ऑप्ट कर सकता हूं, तब तक जब तक मेरा टर्नओवर कितना है, 1.5 करोड़ से कम, 1.5 CR से कम अगर मेरा टर्नओवर है
तो ही क्या कर सकता हूँ मैं, कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकता हूँ। फाइन, ये एग्जाम्पल आपको समझ आया होगा। एक और बार समझ लेते हैं। अगर मैं फाइनल कंज्यूमर हूँ, मैं अपने पर्सनल पर्पस के लिए अगर गुड्स लेने जाता हूँ किसी भी शॉप में, तो मैं क्या चाहूँगा कि वो गुड्स का सपोज प्राइस है 100 रुपीज़, है ना, तो मैं क्या चाहूँगा उस पर जीएसटी लगे या ना लगे। अगर मैं चाहता हूँ कि उस पर जीएसटी ना लगे, तो मैं ऐसा क्यों चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझे उसका क्रेडिट नहीं मिलने वाला है ना। तो मैं चाहूँगा कि गुड्स जो मैं खरीद रहा हूँ उस पर टैक्स ना लगे और वो गुड्स मुझे सस्ते पड़े। फाइन, तो अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन के पास से लेंगे तो वो क्या लेगा आपको, बेसिक अमाउंट प्लस टैक्स। कंपोजिशन वाले के पास से लेंगे तो वो क्या लेगा आपका, गुड्स का जस्ट बेसिक वैल्यू। बेसिकली उसको, कंपोजिशन वाले को, जो उसका टर्नओवर है मान लीजिए 218 रुपए, उस पे 1% टैक्स गवर्नमेंट को पे करना लेगा, जिसमें 5% सीजीएसटी और 0.5% सीजीएसटी और 0.5% एसजीएसटी। फाइन, रीड करते हैं। कंपोजिशन लेवी। The objective of composition scheme is to bring simplicity and to reduce the compliance cost for the small taxpayers. ठीक है, simplicity and reduce the compliance cost for small taxpayers. compliance cost कैसे कम होगा, वो ऐसे कम होगा कि आपका जो नॉर्मल स्कीम होता है उसमें आप मंथली रिटर्न्स भरते हैं यूजुअली, है ना। जो कंपोजिशन स्कीम है उसमें आपको क्वार्टरली रिटर्न भरना होता है, मतलब 3 महीने में एक बार। स्मॉल टैक्सपेयर्स विद एन एग्रीगेट टर्नओवर in a preceding financial year up to 1.5 crore shall be eligible for composition scheme. जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है वो composition scheme के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, और कंप्लायंस कॉस्ट कैसे कम होगा, तो अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहे हैं ना, तो आपको स्पेशली अकाउंटेंट रखना पड़ेगा जो आईटीसी देखेगा, आईटीसी कितनी मिलेगी कितनी नहीं मिलेगी, है ना, कौन सी ब्लॉक्ड क्रेडिट है, अगर कुछ कॉमन क्रेडिट है तो उसका अपोर्शनमेंट करना पड़ेगा। फाइन, तो ये सारे कैलकुलेशन के लिए भी आपको बंदा रखना पड़ेगा अलग से। और जो आउटपुट टैक्स है उसको कलेक्ट करोगे, गवर्नमेंट को पे करोगे, है ना। तो इसकी वजह से आपका जो कंप्लायंस कॉस्ट है वो क्या हो जाता है, काफी बढ़ जाता है। फाइन, जबकि कॉम्पोजिशन स्कीम में ना आपको आईटीसी लेना है ना आपको आउटपुट टैक्स कलेक्ट करना है, जस्ट आपका जो टर्नओवर हुआ है उसका 1% आपको किसको पे करना है, गवर्नमेंट को पे करना है। फाइन, सप्लायर्स ऑप्टिंग फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम आर नॉट रिक्वायर्ड टू रेज एनी टैक्स इनवॉइस। उनको टैक्स इनवॉइस नहीं बनाना है, बट सिंपली नीड टू इशू अ बिल ऑफ सप्लाई। फ्रेंड्स, टैक्स इनवॉइस वो होता है जिसपे आप बेसिक अमाउंट प्लस टैक्स चार्ज करके टोटल अमाउंट कंज्यूमर से कलेक्ट करते हो। बिल ऑफ सप्लाई वो होता है जिसमें आप टैक्स चार्ज नहीं कर सकते, जस्ट गुड्स का बेसिक वैल्यू आपको कस्टमर से लेना होता है। तो जो कंपोजिशन स्कीम वाला है, क्या उसका आउटपुट टैक्स कलेक्ट करना अलाउड है? उसको आउटपुट टैक्स कलेक्ट करना अलाउड नहीं है। तो वो क्या इशू करेगा, टैक्स इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई? वो इशू करेगा बिल ऑफ सप्लाई, क्योंकि बिल ऑफ सप्लाई में क्या होता है, टैक्स चार्ज नहीं होता है। फाइन, बिल ऑफ सप्लाई डिटेल में चैप्टर नंबर 8 में डिस्कस होगा, ठीक है। एट द एंड ऑफ अ क्वार्टर the registered person opting for composition levy would pay a certain specified percentage of his turnover of the quarter without availing the benefit of input tax credit। जितना भी टर्नओवर है उसका एक स्पेसिफिक परसेंटेज, जो कि मैंने आपको बताया 1%, किसको पे कर देना है, गवर्नमेंट को पे कर देना है। टर्नओवर लिमिट फॉर कंपोजिशन लेवी फॉर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पर्पसेस फॉर ऑल एलिजिबल रजिस्टर्ड पर्सन इज 1.5 करोड़। ठीक है, लिमिट कितनी है स्कीम ऑप्ट करने के लिए, 1.5 करोड़। हाउएवर द टर्नओवर लिमिट फॉर कंपोजिशन लेवी शैल बी 75 lakhs इन रिस्पेक्ट ऑफ 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। तो इन 8 स्टेट्स के लिए लिमिट कितनी है, 75 lakhs। ठीक है फ्रेंड्स, जितना हो सके आप सेक्शन याद रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कंपोजिशन लेवी कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 10 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। आप एग्जाम में सेक्शन कोट करने से आपको एडिशनल मार्क्स मिलते हैं और आपका आंसर बेटर वे में प्रेजेंट होता है। फाइन, ठीक है। इन केस ऑफ असम, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर, ये भी तीनों क्या है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है। लेकिन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स होने के बावजूद भी इन तीनों स्टेट में क्या लिमिट है, टर्नओवर लिमिट विल बी 1.5
5 crore. In other words, if the aggregate turnover of a supplier in a state or union territory other than special category states except Assam, Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir is up to 1.5 crore in the preceding financial year, said supplier is eligible for composition scheme. मतलब आप कब का टर्नओवर देखोगे? You will see your turnover of preceding financial year. मतलब सपोज 1920 चल रहा है, तो मैं 1920 में मुझे क्या ऑप्ट करना है? मुझे ऑप्ट करना है कॉम्पोजिशन स्कीम. और अगर 1819 में मेरा टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, तो मैं क्या कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकता हूं? यस, तो मैं 1920 में कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकता हूं. लेकिन अगर 1819 में मतलब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में मेरा टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है, तो क्या मैं कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकता हूं? मैं कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकता 1920 में. तो टर्नओवर्स कब का देखेंगे? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का. प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के टर्नओवर के बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप करंट ईयर में कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं या नहीं. फाइन फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसको कर देंगे लेस देन इक्वल टू. ठीक है, 1.5 करोड़ या उससे कम अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर है, तो क्या कर सकते हो आप? करंट फाइनेंशियल ईयर में कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हो. अब ये 1.5 करोड़ को आप कैलकुलेट कैसे करोगे? तो कैलकुलेशन करने का वही तरीका है जो हम थ्रेशोल्ड लिमिट कैलकुलेशन करने का हमारा प्रोसेस था. मतलब जो 1.5 करोड़ है उसको हम एग्रीगेट टर्नओवर के बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे. अगर हमारा एग्रीगेट टर्नओवर, तो एग्रीगेट टर्नओवर क्या क्या इंक्लूड करता है? टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जेम्प्ट सप्लाईज, एक्सपोर्ट्स, इंटरस्टेट सप्लाईज, है ना, टू बी कैलकुलेट ऑन ऑल इंडिया बेसिस. ठीक है, एक्सक्लूड क्या करता है? सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, सेस, वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेएबल अंडर रिवर्स चार्ज. ठीक है, तो ये सारे जो सप्लाईज हैं उनका टोटल पैन इंडिया बेसिस, ऑल इंडिया बेसिस अगर 1.5 करोड़ से कम है, तो ही क्या कर सकते हो आप? कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हो. समझ में आ रहा है? ये टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करना है इस पे हम लोग आगे प्रैक्टिकल्स देख चुके हैं. ठीक है, जिससे हम क्या कैलकुलेट करते थे? थ्रेशोल्ड लिमिट. थ्रेशोल्ड लिमिट किस चीज की? रजिस्ट्रेशन की. फाइन, ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं. अ डीलर पृथ्वीराज हैज ऑफिसेस इन महाराष्ट्र एंड गोवा. ही मेक्स इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम बोथ दिस ऑफिसेस. महाराष्ट्र में भी सप्लाई करता है, गोवा में भी सप्लाई करता है. ठीक है, दोनों जगह ऑफिसेस है. इन ऑर्डर टू डिटरमाइन वेदर पृथ्वीराज इज एलिजिबल टू अवेल बेनिफिट ऑफ कंपोजिशन स्कीम, टर्नओवर ऑफ बोथ द ऑफिसेस वुड बी टेकन इनटू अकाउंट. दोनों ऑफिसेस के टर्नओवर को क्या करेंगे? टोटल. और अगर वो टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे है तो हम कंपोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट कर सकते हैं. फाइन. ये जो आपका कंपोजिशन स्कीम है वो मेनली सप्लायर ऑफ गुड्स और रेस्टोरेंट सर्विस. ठीक है, इफ यू आर अ सप्लायर ऑफ गुड्स और यू आर इनटू रेस्टोरेंट बिजनेस, तो ही क्या कर सकते हो आप? कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हो. जबकि ऑप्शन टू पे टैक्स एट कंसेशनल रेट, ये किसके लिए है? ये है सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए. फाइन. तो कंपोजिशन स्कीम में कौन कितना टैक्स पे करेगा? इफ यू आर अ मैन्युफैक्चरर अदर देन द मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम, पान मसाला एंड टोबैको. यू आर अ मैन्युफैक्चरर अदर देन मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम, पान मसाला एंड टोबैको, तो आपके लिए क्या रेट है? 0.5%. मतलब 0.5% CGST, 0.5% SGST. ये आपको किस पे करना है? आपके
टर्नओवर पे। किसको पे करना है? गवर्नमेंट को। ठीक है, तो जो मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको है वो भी कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, और इनको एग्जेम्पशन लिमिट का भी बेनिफिट नहीं मिलता, ये हमने ऊपर देखा था रजिस्ट्रेशन में। सप्लायर्स मेकिंग सप्लाईज referred to in clause B of paragraph 6 of schedule 2। clause B of paragraph 6 of schedule 2 ये आपके चैप्टर नंबर 2 सप्लाई अंडर जीएसटी का पार्ट है, लेकिन वो किसकी बात करता है? रेस्टोरेंट सर्विसेज की। तो रेस्टोरेंट सर्विस अगर आप प्रोवाइड करते हैं, अगर आपका रेस्टोरेंट का बिजनेस है, तो आपके टर्नओवर का 2.5% सीजीएसटी एंड 2.5% एसजीएसटी आपको पे करना है गवर्नमेंट को। मतलब आपके टर्नओवर का 5% आपको किसको पे करना है? गवर्नमेंट को पे करना है। फाइन। एनी अदर सप्लायर, अब मैन्युफैक्चरर आ गए, रेस्टोरेंट वाले आ गए। ठीक है, तो सर्विसेज में कौन सा बोला है? केवल सप्लायर ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज, है ना। किसी और सर्विस प्रोवाइडर की बात की है? नहीं की है। इसलिए मैंने ऊपर क्या लिखा कि ओनली सप्लायर ऑफ गुड्स एंड प्रोवाइडर ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज आर एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। इधर क्या लिखा है? एनी अदर सप्लायर एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन लेवी अंडर सेक्शन 10 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। एनी अदर सप्लायर हु इज एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन लेवी। फ्रेंड्स, पहले ऐसा था कि केवल जो सेलर ऑफ गुड्स थे और रेस्टोरेंट सर्विस था उन्हीं को क्या मिलता था? कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट। लेकिन इसमें एक अमेंडमेंट लाया गया, एक चेंज लाया गया कि अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं लेकिन मेनली यू आर सेलर ऑफ गुड्स बट यू आर प्रोवाइडिंग सर्विस अप टू अ वेरी स्मॉल लेवल, आपका मार्जिन जो है सर्विस प्रोविजन का वो बहुत कम है। कहने का मतलब ये है, एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आप मशीन मैन्युफैक्चरर हैं तो आप मशीन मैन्युफैक्चर करके सेल करेंगे तो उसकी सर्विस करना भी तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वैसे तो मेनली यू आर इनटू सप्लाई ऑफ गुड्स बट सर्विसिंग ऑफ मशीनरी इज अ प्रोविजन ऑफ सर्विस। ठीक है, तो उस केस में आप कॉम्पोजिशन लेवी के लिए तो उस केस में क्या आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल हो पाते? नहीं हो पाते। लेकिन अब क्या है कि सर्विस प्रोवाइडर्स ऑल्सो, बट दे शुड बी मेनली इन सप्लाइंग गुड्स, और अगर वो स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो वो भी क्या है? कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल है। ठीक है, जो आपने चार्ट में लिखा था वो आप वैसे ही रहने देंगे, उसको आप चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि सर्विस का प्रोपोर्शन बहुत कम है और वो कितना है वो हम नीचे डिस्कस करेंगे। फाइन। इधर क्या लिखा है? एनी अदर सप्लायर एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन लेवी अंडर सेक्शन 10। अब एनी अदर सप्लायर में कौन आएगा? मैन्युफैक्चरर तो हो गया, सप्लायर रेस्टोरेंट सर्विस तो हो गया, तो कौन आएंगे? ट्रेडर्स। ठीक है, या फिर आप मैन्युफैक्चरर तो है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के साथ क्या है? आप यू आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑल्सो बट वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन। फाइन। तो आपके लिए रेट क्या है? 0.5% ऑफ टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो इसमें भी क्या होगा? 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी किसको पे होगा? गवर्नमेंट को पे होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्लियर हो रहा है। अब हम देखेंगे कि जो सर्विस का स्मॉल प्रोपोर्शन है वो कितना है। फाइन। फंडामेंटली द कॉम्पोजिशन स्कीम कैन बी अवेल्ड in respect of goods and only one service namely restaurant service। वही लिखा है जो मैंने आपको बताया कि किसके लिए कॉम्पोजिशन स्कीम? सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विस कौन सी? केवल रेस्टोरेंट सर्विस के लिए क्या है? कॉम्पोजिशन स्कीम। हाउएवर देयर आर केसेस वेयर अ मैन्युफैक्चरर और अ ट्रेडर is also engaged in supply of services other than restaurant service। तो रेस्टोरेंट सर्विस के लिए तो कॉम्पोजिशन स्कीम परमिसिबल, लेकिन कोई और सर्विस भी अगर आप प्रोवाइड करते हैं, दो द परसेंटेज ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इज वेरी स्मॉल। क्या है? आप जो सर्विस प्रोपोर्शन कितना है आपका? बहुत ही कम है। जो परसेंटेज ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस है वो बहुत कम है। मतलब मैक्सिमम क्या है? आप गुड्स में डील करते हैं, थोड़ा बहुत क्या है आपका? प्रोविजन ऑफ सर्विस। सो परसेंटेज ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द सप्लाई ऑफ गुड्स। There may be cases where a restaurant service provider is also engaged in supplying a small percentage of other services.
with a view to enable such taxpayers to avail the benefit of composition scheme, second proviso to section 10 subsection 1 permits marginal supply of services. क्या बोला है कि अभी तक परमिट नहीं करते थे, लेकिन नाउ सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में एक प्रोविजो डाला गया. प्रोविजो का मतलब होता है एक्सेप्शन. फ्रेंड्स, लॉ में है ना प्रोविजंस होते हैं. सपोज सेक्शन 10 में अगर कोई चीज लिखी है तो उसको हम कहेंगे प्रोविजन, लेकिन जब उस प्रोविजन के नीचे एक एक्सेप्शन डालना होता है तो उसको हम कहते हैं प्रोविजो. तो यहां पे वही लिखा है सेकेंड प्रोविजो टू सेक्शन 10 सबसेक्शन 1. ठीक है, सेक्शन 10 के अंदर रूल था कि ओनली सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सप्लायर ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज क्या ले सकते हैं, कॉम्पोजिशन स्कीम. लेकिन एक प्रोविजो डाला गया कि अगर आप सर्विस सप्लायर ऑफ सर्विस भी हैं तो आप इतने इतने एक्सटेंट तक सर्विस सप्लाई कर सकते हैं. वो एक्सटेंट कितना है वो आज हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो क्या लिखा है, परमिट्स सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 परमिट्स मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज फॉर अ स्पेसिफाइड वैल्यू अलॉन्ग विद सप्लाई ऑफ गुड्स. ठीक है, सप्लाई ऑफ सर्विस भी परमिट किया गया अलॉन्ग विद सप्लाई ऑफ गुड्स, बट ओनली मार्जिनल सप्लाई. और रेस्टोरेंट सर्विस एज द केस में भी द स्पेसिफाइड वैल्यू इज नॉट एक्सीडिंग बिलो. ठीक है, तो आप सर्विस किस एक्सटेंट तक सप्लाई कर सकते हैं ये दिया है. 10% ऑफ टर्नओवर इन अ स्टेट और 5 लाख विच एवर इज हायर. मान लीजिए मैं गुजरात में सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, सॉरी मैं गुजरात में क्या कर रहा हूं, मशीन सेल्स कर रहा हूं और क्या करता हूं साथ साथ में प्रोविजन ऑफ सर्विस मतलब रिपेयरिंग ऑफ मशीनरी. ये है मेरा बिजनेस. मेरा जो टर्नओवर है वो है मान लेते हैं 50 लाख. लेट्स कीप इट 80 lakhs. ठीक है, 80 लाख का मेरा टर्नओवर है. तो यहां पे क्या लिखा है, 10% ऑफ टर्नओवर मतलब 8 lakhs और 5 lakhs विच एवर इज हायर मतलब 8 lakhs. मैं 8 लाख तक क्या कर सकता हूं, प्रोविजन ऑफ सर्विस कर सकता हूं. मतलब मेरे 80 लाख के टर्नओवर में 72 lakhs शुड बी सप्लाई ऑफ गुड्स और 8 lakh शुड बी सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन ऑर्डर फॉर मी टू अवेल कॉम्पोजिशन स्कीम. अगर मेरा टर्नओवर मान लीजिए 80 लाख है और मेरा प्रोविजन ऑफ सर्विस 8 लाख की जगह 10 लाख है तो मैं कॉम्पोजिशन स्कीम अवेल नहीं कर सकता, क्योंकि मैक्सिमम कितना अलाउड है, 8 लाख अलाउड है. एक और एग्जांपल लेते हैं. मेरा टर्नओवर है 20 लाख और 20 लाख का 10% कितना होता है, इधर अलाउ किया ना 10% ऑफ टर्नओवर. 20 लाख का टर्नओवर 20 लाख का 10% होता है 2 लाख. और क्या बोला है, 5 लाख 10% ऑफ टर्नओवर इन अ स्टेट और 5 लाख विच एवर इज हायर. विच एवर इज हायर क्या हुआ, 5 लाख. फाइन. और जो मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं तो सर्विस प्रोवाइड जो मैंने की उसकी वैल्यू है 4 लाख. तो मुझे किस वैल्यू तक अलाउड है, मुझे अलाउड है 5 लाख तक. तो क्या इस केस में मैं कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकता हूं, मैं कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकता हूं. अगर मेरा प्रोविजन ऑफ सर्विस है 6 lakhs तो क्या मैं कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकता हूं, नहीं ले सकता हूं, क्योंकि मैक्सिमम कितना अलाउड है मुझे 5 लाख. मतलब अगर मेरा 20 लाख का टर्नओवर है उसमें से 5 लाख क्या है सर्विसेज, 15 लाख इज सप्लाई ऑफ गुड्स, तो मैं कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट ले सकता हूं. 5 लाख से ज्यादा गया तो बेनिफिट नहीं ले सकता. ठीक है, 5 लाख से कम है तो बेनिफिट ले सकता हूं. एक और एग्जांपल लेते हैं. अगर मेरा टर्नओवर है 1 crore तो और मेरा प्रोविजन ऑफ सर्विस है 11 lakhs. ठीक है, प्रोविजन ऑफ सर्विस कितना है 11 लाख. तो मुझे कितना अलाउड है, 10% ऑफ 1 crore मतलब 10 lakhs और 5 लाख विच एवर इज हायर. तो विच एवर इज हायर कितना है, 10 lakhs. लेकिन मैं सर्विसेज कितने की प्रोवाइड की, मैंने 1 crore में से 11 लाख की. तो क्या मैं कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकता हूं, नहीं ले सकता. ये सारे फिगर्स प्रीवियस ईयर के लेंगे. हाँ फ्रेंड्स, टर्नओवर कौन सा, टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. मतलब अगर मुझे 19-20 में डिसाइड करना है कि मैं कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकता हूं या नहीं, तो मुझे 18-19 का टर्नओवर पे ये कैलकुलेशन करना होगा.
आपका जो करंट ईयर है वो तो अब चालू होगा, फाइन। तो आपके पास करंट ईयर का डेटा तो होगा नहीं, आपके पास कौन सा डेटा होगा, प्रीवियस ईयर का। तो प्रीवियस ईयर के डेटा पे क्या करेंगे आप, ये कैलकुलेशन करेंगे। समझ आ रहा है फ्रेंड्स? ठीक है, और एग्जांपल्स दिए हैं नीचे, वो भी देख लेते हैं। Thus it can be inferred that where the turnover of a registered person opting for composition scheme is up to 50 lakhs in the preceding financial year, ठीक है, 50 लाख तक कहां पे, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, he can supply services to a maximum value of 5 लाख। क्योंकि आपका अगर 50 लाख टर्नओवर है तो 50 लाख का 10% कितना होता है, 5 लाख, और हमको अलाउड भी कितने तक है, 5 लाख तक। तो विच एवर इज हायर कितना आएगा, 5 लाख। तो अगर आपका टर्नओवर 50 लाख है तो मैक्सिमम आप सर्विस किस वैल्यू तक प्रोवाइड कर सकते हो, 5 लाख रुपीस तक। ठीक है। फर्दर, where the turnover of a registered person opting for composition scheme is more than 50 lakhs, आपका जब टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा हो, एंड अप टू 1 करोड़ 1.5 करोड़ मतलब 1.5 करोड़ से नीचे in the preceding financial year, then he can supply services in the current financial year up to a maximum value of 10% of turnover in a state। तो यही हमने पढ़ा कि जो आपका सप्लाई ऑफ सर्विस है, ठीक है, वो कितना है, अगर 10% ऑफ योर टर्नओवर, तो क्या है, आपको परमिसिबल है कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट करना। फाइन। एक और एग्जांपल है, राम सेवक इज एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ गुड्स, हिज एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज 60 लाख। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर कितना है, 60 लाख। सिंस हिज एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 1.5 करोड़, ही इज एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। टर्नओवर 60 लाख था, इसलिए वो क्या ले सकता है, कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकता है करंट फाइनेंशियल ईयर में। फर्दर, in the current financial year he can supply services other than restaurant services up to a value of not exceeding 10% of 60 lakh, मतलब कितना, 6 लाख और 5 लाख whichever is higher, तो कितना हुआ, 6 lakhs। Thus he can supply services up to a value of 6 lakh in current financial year if the value of the services supplied exceeds 6 lakh, मतलब 6 लाख से ज्यादा हो गई, he becomes ineligible for composition scheme and has to opt out of the composition scheme। समझ आ रहा है फ्रेंड्स? ठीक है, तो सप्लाई ऑफ सर्विस ज्यादा हो गया तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते। फाइन। अब एक डिफरेंस समझाना आपको बाकी है, वो है एग्रीगेट टर्नओवर वर्सेस टर्नओवर इन अ स्टेट। हम कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल है या नहीं है, ठीक है, चेक वेदर एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। तो चेक किस बेसिस पे करेंगे, एग्रीगेट टर्नओवर के बेसिस पे। ठीक है, एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन आपको पता है, टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जेम्प्ट सप्लाईज, इंटरस्टेट सप्लाईज, है ना, एक्सपोर्ट सप्लाईज, इन सभी का टोटल करके हम क्या कैलकुलेट करते हैं, एग्रीगेट टर्नओवर। वो भी कैसा, पैन इंडिया बेसिस, है ना, जो पैन नंबर अलग अलग स्टेट्स में बिजनेस कर रहा है उस टर्नओवर का टोटल अगर 1.5 करोड़ से नीचे है तो हम क्या ले सकते हैं, कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे, एग्रीगेट टर्नओवर के बेसिस पे। लेकिन जो आपको टैक्स पे करना है, सपोज आपने कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट कर लिया और जो आपको टैक्स पे करना है अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम, तो वो जो टैक्स पेमेंट है वो आप कैसे करेंगे, बेस्ड ऑन टर्नओवर इन अ स्टेट। टर्नओवर इन अ स्टेट मतलब अगर मेरा जो गुजरात वाला जो ब्रांच है, ठीक है, जो गुजरात में बिजनेस कर रहा हूं, तो गुजरात में जितना टर्नओवर हुआ उसका 1% पे करेंगे, ठीक है। महाराष्ट्र में जितना टर्नओवर हुआ उसका 1% अलग से पे करेंगे, ठीक है, क्योंकि महाराष्ट्र का जो 1% है वो 0.5% सीजीएसटी जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और 0.5% एसजीएसटी जाएगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास। गुजरात का जो 1% है 0.5% जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, 0.5% जाएगा गुजरात गवर्नमेंट के पास। इसीलिए
हर स्टेट में आपका जितना टर्नओवर है उस टर्नओवर के बेसिस पे अलग अलग टैक्स पे किया जाएगा। और दोनों के रजिस्ट्रेशन तो ऑब्वियसली अलग अलग होंगे। गुजरात का रजिस्ट्रेशन अलग होगा, महाराष्ट्र का रजिस्ट्रेशन अलग होगा। सो इट इज ऑब्वियस दैट कि दोनों के रिटर्न्स क्या फाइल होंगे, अलग अलग फाइल होंगे, और टैक्स भी क्या पे होगा, अलग अलग पे होगा। तो अगर आपको टैक्स पे करना है कंपोजिशन स्कीम में तो किस बेसिस पे करोगे, टर्नओवर इन अ स्टेट, उस स्टेट में जितना टर्नओवर हुआ उसका 1%। और अगर कंपोजिशन स्कीम की एलिजिबिलिटी चेक करनी है कि मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं इस स्कीम के लिए, तो किस बेसिस पे चेक करोगे, ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। फाइन।